नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। झारखंड के अंदर जो सियासी पारा है वो काफ़ी चढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन इसी बीच जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां बीजेपी की तरफ से सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है, वहीं अभी तक जो महागठबंधन है, इंडी गठबंधन की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। सिर्फ 4 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिसमें जेएमएम के प्रत्याशियों ने अपनी घोषणा ही नहीं की है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अभी भी कुछ बाकी है, और क्या, क्योंकि 13 मई को जो पहले चरण का चुनाव झारखंड में होना है, ऐसे में अगर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की जाएगी तो कितनी जल्दी जो है प्रत्याशी वो पहुंचेंगे, लोगों के बीच में पहुंचेंगे, कैसे बताएंगे, सरकार की योजना बताएंगे, और क्या कहेंगे कि किस तरह से उनको वोट किया जाए और क्यों वोट किया जाए। इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हम उन मेहमानों से जानेंगे उन सवालों का जवाब। हमारे साथ राकेश सिन्हा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के स्टेट मीडिया प्रभारी हैं। अशोक बड़ाई जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रदेश से मीडिया प्रभारी हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश सिन्हा जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। राकेश सिन्हा जी, देखिए यहाँ पर सवाल ये है कि भाई अभी तक नामों की घोषणा नहीं हो पाई है, सिर्फ 4 नामों की घोषणा हुई। हम बात करें खूंटी से लोहरदगा, हजारीबाग और कोडरमा, यहाँ के अलावा उसके बाद 10 सीटें अभी ऐसी बची हैं जहाँ पर नामों की घोषणा नहीं की जा सकी, खासकर जेएमएम नहीं कर पा रही है। ऐसे में क्या समझा जाए कि प्रत्याशियों की खोजबीन जारी है या फिर अभी कुछ और भी जेएमएम कुछ कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अभी सारे प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। और जो जल्दीबाजी थी वो तुरंत का टिकट दे करके प्रत्याशी से 3 दिन को क्लियर करते हैं, तो इसलिए हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि हमारी मुकम्मल तैयारी चलते होते हैं। और संगठन हमारे यहाँ चुनाव लड़ता है, हमारे यहाँ व्यक्ति के नाम पर चुनाव नहीं है, हम संगठन के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। तो चुनावी तरफ से संगठन की पूरी तैयारियां तैयारी सब जब आएगा तो प्रत्याशी भी मेरे मैदान में हो गए और प्रत्याशी के हाथ में सीधे प्रमाण पत्र भी होगा। अच्छा, ऐसे में हम बात कर ले, ठीक है, हम रुक करते हैं। अशोक बड़ाई जी, आपका ही रुक कर लेते हैं। अशोक बड़ाई जी, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हमको जल्दबाजी नहीं है। क्या आप लोग को जल्दबाजी थी कि आप लोगों ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी? देखिए, जल्दबाजी नहीं, ये बोलते हैं ना, अपने कमियों को पर्दा ढकना है, इसको बोलते हैं। देखिए, इंडी अलायंस के लोग जो है अपने अपने डफली अपने अपने राग गा रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको 1 बाय 1 लेके चलता हूँ। पहले हम शुरू करते हैं चाईबासा से। चाईबासा में क्या है? चाईबासा में सबसे ज्यादा विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं और 2019 में ये कांग्रेस के खाते में गई थी। और आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोग लामबंद किए हुए हैं, आपस में बैठक कर रहे हैं, वहां के जिला कमेटी, वहां के विधायक कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है, यहाँ सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। अभी वहां पसीना छूट रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को सीट शेयरिंग करने के लिए। आप फिर आइए बगल में लोहरदगा में आप शुरू करते हैं। लोहरदगा लोकसभा में 5 विधानसभा आता है। लोहरदगा विधानसभा में खुद रमेश्वर राव जी कांग्रेस से है, गुमला से 3 विधानसभा है, बिशुनपुर से चमरा जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, गुमला विधानसभा से भूषण तिर्की जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, सीसई से झीगा मुंडा जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, और मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की जी है, वो कांग्रेस की है। 5 विधानसभा में 2 कांग्रेस के पास है और 3 झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में है। और वहां पर चमरा लिंडा जी को प्रत्याशी बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर उस लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता लगे हुए थे कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में लोहरदगा सीट जाए। और आज के डेट में क्या हुआ? आज सुखदेव भगत जी का ये लोगों ने घोषणा कर दिया और चमरा लिंडा जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाकी विधायक जो उस क्षेत्र से आते हैं वो लोग आपस में लामबंद कर रहे हैं। वो लोग सुखदेव भगत जी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चमरा लिंडा जी घूम घूम के एज अ कैंडिडेट के रूप में घोषणा कर रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लोग भी कई मंचों से बोले हैं कि चमरा लिंडा जी के भावनाओं से हम लोग समझते हैं, उनका भावनाओं का आदर करते हैं। फिर आप आ जाइए चतरा में। चतरा में क्या है? चतरा में कांग्रेस मांग रही है कि चतरा कांग्रेस लड़ेगी और आरजेडी पहले से वहां घोषणा कर चुकी है,
जयनंद भोक्ता जी लगातार मंच से अलग अलग मीडिया मंचों के माध्यम से वो बोले हैं कि चतरा और पलामू आरजेडी लेगी। उसके बाद आप आइए सीपीआई भी 4 सीट पे घोषणा कर चुकी है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये लोग की अपने अपनी डफली अपने अपने राग गा रहे हैं। अभी ये लोग बता रहे हैं कि नहीं हम लोग को कोई जल्दबाजी नहीं है। अरे जल्दबाजी है, अगर जल्दबाजी नहीं रहता तो 3 सीट का घोषणा क्यों करते आप, एक साथ में 14 सीट का करते। लेकिन आप लोग का जो 7, 5 और 1-1 का फॉर्मूला पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। इन लोग का जो गठबंधन है वो सिर्फ रामलीला मैदान में दिख रहा है, ग्राउंड पे और लोकसभा क्षेत्र में कहीं इन लोग का गठबंधन कहीं नहीं है। ठीक है। राकेश सिन्हा जी गठबंधन कहीं नहीं है ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि भाई अगर हम बात करें, अभी बताया जिस तरह से इन्होंने चाईबासा की बात बताई, लोहरदगा की बात बोली कि सुखदेव भगत को कोई पसंद नहीं कर रहा है, और जो चाईबासा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग लामबंद हो रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं। तो क्या आप लोग कैंडिडेट्स इसीलिए भी नहीं उतार पा रहे हैं क्योंकि जहाँ जहाँ पर कांग्रेस सोच रही उतारने की वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग वहाँ पर लामबंद हो जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी दिक्कत और परेशानी खड़ी हो रही है अब? वो हल्कों के खिलाफ में का गीत गा है, इसलिए आपको उम्मीदवार डालने में विरोध किया कि बिना हमसे राय विचार किए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया। तो ये अपनी बात करें, हमारे प्रत्याशी को पसंद किया जाएगा कि नहीं पसंद किया जाएगा, ये हमको भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार का परिणाम कर सके। अगर दुर्गा में इनके पास उम्मीदवार है, कार्यकर्ता उत्साहित है, तो आयाती जनताओं को फिर क्यों किसी चीज पर टिकट करके दे दिया गया? तो ये अपनी बात करें कि ये कहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हमने किया में उनकी का जीत नहीं का है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हम आपको बात बताएं, अगर धनबाद सीट भी अब काफ़ी वो बनती जा रही है, हॉट सीट बनती जा रही है। जब अब बात करें कि वहाँ पर जो विधायक सरयू राय ने इसी मुद्दे को सम्मेलन भी किया था भाई, और कई लोग जो है वहाँ पर धनबाद में कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग कुछ और चाह रहे हैं। धनबाद हो चाहे चाईबासा हो, अब यहाँ पर जैसा कि पलामू और चतरा को लेकर आरजेडी कह रही है भैया हमें पलामू और चतरा चाहिए, तो बातें ही नहीं बन पा रही है ना। यहाँ पर तो सवाल ये है कि बात ही नहीं बन पा रही है आप लोग की, तो ये बात कैसे बनाएंगे भाई? आप ही के गठबंधन है। हमारे यहाँ सभी बातें बन गई है। आज ये है कि गांधी में बात बनी थी नहीं बनी, आज आपको का बयान है, आज ये आपको का बयान है कि गांधी में हम लोगों से बातचीत नहीं किया गया। हमारे यहाँ तमाम चीजें बनती है और हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। हमारे उम्मीदवार उतरेंगे। मैंने कहा कि जनता कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ है, जिनके साथ नहीं है उनको लेकिन झामुमो की जो नेता है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने जो बयान दिया था कि भाई जो धनबाद सीट है, उन्होंने कहा था सरयू राय को उतारना चाहिए, उसी का तो विरोध किया जा रहा है। कई कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं, आप ही के कांग्रेसी नेताओं ने विरोध भी किया है कि नहीं आपका बयान गलत है और वहाँ पर जो है वो सही है। राजेश्वर सिंह यादव ने, तो कहीं ना कहीं आप लोग विरोध भी कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर और कह रहे हैं सब कुछ सही भी है। आप ही लोगों ने तो सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान का विरोध किया है ना धनबाद में। ये बयान का विरोध क्या होता है? ये मीडिया पे टीआरपी का विषय है, ये हमारे लिए टीआरपी नहीं है कि किसने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि धनबाद में कांग्रेस पार्टी के पास एक मजबूत उम्मीदवार है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, और हमें उतारना है। ये हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। अशोक बढ़ई जी भी तो यही बात कर। अशोक बढ़ई जी देखिए, अब देखिए हम धनबाद की बात को लेकर आए। जो इनकी झामुमो की जो नेता है सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि क्या भाई सरयू राय वहाँ से एक अच्छे कैंडिडेट है, उन्हें उतारा जा सकता है। कांग्रेसियों ने विरोध किया, आज अभी खुद ही कह रहे हैं। देखिए
मैं बता दूं, आज राकेश जी का भी बयान में अखबार में पढ़ रहा था, इन्होंने भी चतरा को लेकर, अभी राकेश जी लाइन में सुन रहे होंगे, आज इनका बयान में अखबार में पढ़ रहा था, इन्होंने बोला है कि आरजेडी के विधायकों को जगह पे बात करनी चाहिए, आप ऐसे मीडिया में बयानबाजी, इन्हीं का बयान है, मैं राकेश जी के सामने में है, आज मैं सुबह अखबार खोल रहा था, इनका बयान था कि आरजेडी के लोग अनर्गल बयानबाजी ना करें सीटों को लेकर, वो जगह पे बात रखे। यानी इन लोगों में अभी भी जो बोलते हैं ना गल बिलाही मिला के जो मार्केट में घूम रहे थे ये लोग के अभी तक अंदर की स्थिति अच्छी नहीं है। और जिस तरह से धनबाद की आप बात कर रहे हैं, धनबाद में क्या है, आज राजेश ठाकुर जी का बयान भी मैं पढ़ रहा था, वो बोले कि ये गलतफहमी में नहीं रहे कि सरयू राय जी को कांग्रेस वहां से समर्थन देगी, और सुप्रियो भट्टाचार्य जी क्या बोलते हैं कि अगर कांग्रेस सरयू राय जी को टिकट देती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन रहेगा। अब आप बताइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बोल रहे कुछ और कांग्रेस के नेता बोल रहे कुछ, तो ये किस तरह से गठबंधन है? यही बात आ रही है राकेश सिन्हा जी, यही बात आ रही है बार बार। और ये जो जेडीयू ने जो बयान दिया, माफ कीजिएगा आरजेडी ने जो बयान दिया चतरा और पलामू को लेकर, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, इस बयान को देखते हैं? नहीं तो आपने ही कहा, आप क्या इस बयान का समर्थन करते हैं, या फिर कांग्रेस क्या चाह रही है, चतरा और पलामू क्या चाह रही है कांग्रेस, वहां से कांग्रेस का क्या स्टैंड है चतरा और पलामू से? अच्छा एक चीज है यहाँ पर, अगर बात करें राकेश सिन्हा जी, 13 मई को पहले चरण का चुनाव होगा, पलामू, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम। पलामू, लोहरदगा और खूंटी और सिंहभूम की बात करें हम, तो यहाँ से खूंटी से तो आपने उतार दिया है, कालीचरण मुंडा लड़ रहे हैं, लोहरदगा से आपकी बात करें तो सुखदेव भगत लड़ रहे हैं, लेकिन पलामू और सिंहभूम इसको लेकर क्या है, क्या रणनीति है यहाँ पर, क्या उतरेंगे? क्योंकि 13 मई ज्यादा एक महीने कुछ दिन बचे हैं, फिर प्रत्याशी कैसे जनता के बीच में जाएंगे? हमारा कोई पार्टिकुलर लोकसभा का सिस्टम नहीं, आप हमारे संगठन की मुकम्मल तैयारी 14 लोकसभा सीटों पे, और जब हमारे प्रत्याशी उतरेंगे तो स्वाभाविक तौर से आप देखेंगे सर मुकम्मल ये कैसी तैयारी है कि वो आप लोग क्या विरोध हो रहा है, आप लोग कई जगह आप विरोध कर रहे हैं, कई जगह झामुमो विरोध कर रहा है, तो ये मुकम्मल तैयारी कैसी है? जब ये प्रश्न भाजपा से भी करना चाहिए कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन खुद नहीं कर रहे हैं, जब पूरे शहरों में कहा करके लोग भारतीय जनता पार्टी का सबको घेरे हुए थे, तो ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के किसी है, तो उनसे कैसे तैयारी है, हमारी मुकम्मल तैयारी है। ठीक है, अशोक बढ़ई जी जवाब दीजिए। जी, क्या आवाज क्लियर नहीं है इनका? आपकी कितनी तैयारी है? तो कह रहे हमारी तो तैयारी देखिए, तैयारी के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो तैयारी भारतीय जनता पार्टी 365 दिन तैयारी करती है, और हम कार्यकर्ता बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी है, हम लोग 365 दिन काम करते हैं। और जिस तरह से ये लोगों को तो बोलने का अधिकार नहीं है, हम लोगों ने लगभग झारखंड ही नहीं देश के लगभग हम लोग सीटों पे घोषणा कर चुके हैं, लेकिन ये लोग थोड़ा चिंता करें ना, इन लोग की क्या तैयारी है। आपने अभी ठीक आंकड़ा बता रहे थे, थोड़ा ये आंकड़ा भी मुझे लगता है इनको समझनी चाहिए कि पहले चरण में झारखंड के जो पहले चरण में चुनाव है उसमें सिंहभूम भी है और पलामू भी है। आप लोहरदगा और खूंटी तो कर चुके हैं, लेकिन आप पलामू और सिंहभूम में आके फंस जा रहे हैं। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबाव है कि यहाँ ये कैंडिडेट यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जाने चाहिए, और पलामू में दबाव है आरजेडी का, तो ये कांग्रेस के लिए तो गले की फांस बन चुकी है आज की डेट में, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय भी ये गले की हड्डी इतने जल्दी से सॉल्व हो पाएगी। अच्छा एक चीज है, देखिए हम खूंटी की बात करें तो कालीचरण मुंडा और अर्जुन मुंडा की बात करें तो यहाँ पर काफी कांटे की टक्कर देखी गई है दोनों के बीच में, और ऐसे में ज्यादा मतों से अर्जुन मुंडा ने जीत भी हासिल नहीं की थी पिछली बार, तो इस बार आपको क्या लगता है खूंटी से? देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या है कि एक वोट से भी अगर एक मत से भी हार जीत होती है तो उसको स्वीकार करना पड़ता है। आंकड़ा कोई भी रहा, जीत हमारे हिस्से में आई, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी
और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने खूंटी लोकसभा क्षेत्र में आप देखेंगे कि 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाकर मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने भगवान बिरसा मुंडा जी को एक सम्मान देने का काम किया है। आप उसी खूंटी के धरती से 24,000 साढ़े 24,000 पीएम आपको एक कार्यक्रम है जो प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए जो कार्यक्रम लाया गया था, जनमन कार्यक्रम के माध्यम से उनके विकास को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए योजना तैयार किया गया था खूंटी के धरती से। तो मुझे नहीं लगता है कि खूंटी के जनता, खूंटी लोकसभा की जनता, अभी कई ऐसे एकलव्य विद्यालय ट्राइबल एरिया में खुले हुए हैं, तो मुझे लगता है विकास के जो पैमाने, और जब से आदरणीय अर्जुन मुंडा जी के पास में कृषि विभाग उनके पास में आया है, आप जाकर देखेंगे सिमडेगा, खूंटी लोकसभा में सिमडेगा जिला और खूंटी पड़ता है, आप जाकर देखेंगे कि तमाड़ में, खूंटी में, सिमडेगा में किस तरह से खेती और किसानों को लेकर जो विकास के जो रोड मैप तैयार किए गए, मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कभी तैयार किया गया था। तो मुझे लगता है कि खूंटी लोकसभा में इस बार अंतर हम लोग के पास लाखों की रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, एक हजारीबाग जहाँ पर जेपी पटेल वर्सेस मनीष जायसवाल का मुकाबला होना है। जेपी पटेल जो कि आप ही की पार्टी छोड़कर गए। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको संविधान अधिकार देता है, वो कहीं भी जाए। उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी एक विधायक हम लोग के पास में आई है, आदरणीय सीता सोरेन जी, हमारे पार्टी से भी गए हैं जेपी पटेल जी। देखिए, ऐसा नहीं है, कोई कहीं भी जाए, लेकिन विचार हमारी पार्टी में जो विचार लेकर आता है, जो आइडियोलॉजी लेके आता है, वो आइडियोलॉजी तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही आइडियोलॉजी है कि राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से हम लोग काम करते हैं, राष्ट्रवाद की बात को लेकर हम लोग काम करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को लेकर जिस तरह से पिछले 10 सालों में एक देश में विकास के जो रोड मैप तैयार किए गए, उन पे आस्था और विश्वास रखकर जो आते हैं, उसी के आधार पर उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जिस तरह से मनीष जायसवाल जी का जो आप बात कर रहे थे, मनीष जायसवाल जी का आप अगर व्यक्तिगत रूप से अगर उनके आप एक्टिविटीज को और उनके कार्यों को देखेंगे, तो कोरोना काल में एक ऐसा विधायक थे हजारीबाग क्षेत्र के सदर से, जो सरकार के, हेमंत सोरेन सरकार के सिस्टम से बढ़कर वो काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हजारीबाग लोकसभा की जनता देखती है कि मेरा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि अपने प्राण को हाथ में लेकर, अपने जान जोखिम में लेकर वो कभी अन्न वितरण कर रहा है, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर वितरण कर रहा है, कभी कोरोना मरीज को अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ऐसा प्रतिनिधि ही हजारीबाग लोकसभा को नेतृत्व करे, ऐसा हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जनता का मानना है। अच्छा, एक चीज़ और भी देखिए, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं अशोक बढ़ई जी। यहाँ पर तो ये भी समझना होगा कि आप लोग इस बार मुद्दे क्या लेकर जाएंगे, जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, क्योंकि जब से हेमंत सोरेन जेल में गए हैं, उसके बाद से कल्पना सोरेन कई बार जब भी वो किसी रैली में जाती हैं या फिर जनता को संबोधित करती हैं, तो बार बार ये कहती हैं कि उनके पति को ज़बरदस्ती फंसाया गया है। देखिए, ये तो और एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जाती है, तो उससे कैसे आप लोग बचेंगे? और बार बार ये कहा जाता है कि भाई एक आदिवासी को फंसाने की कोशिश। देखिए इस बोलते हैं ना, ये सिस्टम को आप समझिए। ये लोग 4-4.5 सालों में कभी बोलते हैं कि 1932 खतियान हम लागू करेंगे, हम खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करेंगे, कभी हम नियोजन नीति लागू करेंगे, कभी हम विस्थापन नीति लागू करेंगे, कभी सरना कोड लागू करेंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार नौकरी देंगे, अगर बेरोजगार युवाओं को, बेरोजगार अभ्यर्थियों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को महिलाओं के थाना की संख्या को हम बढ़ाएंगे, हम जो क्या बोलते हैं, आदिवासियों के लिए हम विकास के एक रोड मैप तैयार करेंगे। आप ध्यान से देखिए कि ये जितने भी लोग मैनिफेस्टो में जो चुनावी विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र लेकर आए थे, किसी एक में ये लोग जो कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए हैं। तो जब ये 4-4.5 सालों में जब कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए हैं, तो ये क्या लेकर जाएंगे जनता के बीच में, क्या मुंह लेकर जाएंगे कि मैं घोषणा किया था 4 साल पहले, 4.5 साल पहले कि हम 32 खतियान लागू करेंगे। क्या वो कर पाए? नहीं कर पाए। 5 लाख युवाओं को नौकरी दे पाए? नहीं दे पाए। बेरोजगारी भत्ता दे पाए? नहीं दे पाए। राज्य की जनता ढूंढ रही है, इन लोगों को बस जाने दीजिए क्षेत्र में। इन लोगों का मुद्दा नहीं है कि कौन सा मुद्दा लेकर जाएं, गांव का लोग इंतजार कर रहा है, गांव का झारखंडी युवा, महिला, बेरोजगार सब उनका इंतजार कर रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोग गांव आए, उसके बाद हम बताते हैं कि आप लोग 4-4.5 सालों में आप किस तरह से राज्य की जनता को, झारखंडी जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। इसलिए ये लोग इमोशनल कार्ड चल रहे हैं, क्योंकि मुद्दा नहीं बचा इन लोगों के पास में। ठीक है, राकेश सिन्हा जी जवाब दीजिए। हेलो जी, राकेश सिन्हा जी जवाब दीजिए। आवाज नहीं आ रहा, प्रश्न कीजिए। ये राकेश सिन्हा जी, आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है ये कह रहे हैं, बीजेपी का कहना है। आप लोगों ने कई जो मैनिफेस्टो में कई वादे किए थे, उन वादों को भी पूरा नहीं किया है। मैं मतलब गिना देता हूँ। पहला मुद्दा,
पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से चंदा भारतीय जनता पार्टी को किसने दिया और क्यों दिया? दूसरा मुद्दा, ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उससे झारखंडी जनता को क्या लाभ है? इस मुद्दा से सिलेंडर झारखंडी 1000 जनता के को क्या पार लाभ क्यों है? हुआ? चौथा मुद्दा, पेट्रोल और डीजल 100 के पार कैसे हुआ? छठा मुद्दा, बेरोजगारी 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष मित्रों भाइयों बहनों कहा गया? 15 लाख रुपए खाते में क्यों नहीं आई? काला धन मित्रों भाइयों बहनों, काला धन लाएंगे, अडानी के पोर्ट पर ट्रक पकड़ाएंगे, सीबीआई नहीं काम करेगी। ये है मुद्दा। बैंक का पैसा नहीं रहा मोदी, मेहुल चौकसी लेके भागेंगे, वापस इंडिया नहीं बुलाएंगे, लेकिन 95% विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई का केस करवाएंगे। ये है मुद्दा। जेल भेजवाएंगे। ये है मुद्दा। मुद्दा तो बताएंगे कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से चंदा कैसे मिला, भाजपा को और किसने किया? देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, अशोक बड़े जी जवाब दीजिए। तो देखिए मैं उनको मुद्दा गिना रहा हूं। हम लोग झारखंड, देखिए ये भी झारखंड के वरिष्ठ नेता है एक राष्ट्रीय पार्टी के, मैं भी एक राष्ट्रीय पार्टी झारखंड बेस्ड हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए अब दुनिया के किसी कोना में अब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, अब उसको आप झारखंड के सिमडेगा को, राजमहल को, बोरियो, बरहेट, चाईबासा को जोड़िएगा तो नहीं चलेगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। आप साहेबगंज की बात करें ना, साहेबगंज में आपके पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके सहयोगी है, उनके केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा वहां के आदिवासी मूलवासी के जल जंगल जमीन को लूट कर 1400 करोड़ रुपया डकार गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता। और आप बात करते हैं यहाँ आदिवासी मान सम्मान स्वाभिमान की, आप जल जंगल जमीन की बात करके सत्ता में आए, और वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लोग 1200 करोड़ 1400 करोड़ का माइंस घोटाला करके आज होटवार जेल में बंद है। आप क्या बात कीजिएगा? आपके नेता हेमंत सोरेन जी एक सेना के जमीन, एक आदिवासी के जमीन हड़पने के मामले में होटवार जेल में बंद है। ये आपके पास मुद्दा है। ये मुद्दा आपके पास में कि आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, आप नमाज कक्ष बनाते हैं और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। आपके पास ये मुद्दा है कि ओबीसी आरक्षण जब देने की बात आती है पंचायत में तो ओबीसी आरक्षण को शून्य कर देते हैं। जब हाईकोर्ट आपको बोलती है कि आप चुनाव कराइए तो फिर आप ट्रिपल टेस्ट का बहाना मारते हैं। आपके पास मुद्दा नहीं है, आप ना आदिवासियों को सम्मान दे पाए। आपकी सरकार में 6000 आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटती है। रूपा तिर्की, संजय टोपनो, रविका पहाड़िया, ये सब उदाहरण है। सुभाष मुंडा, रमेश्वर मुर्मू, सिद्धू कान्हू के वंशज, मैं हाल के दिनों में इस ये आपका मुद्दा है। ये मुद्दा लेकर आप क्षेत्र में जाएंगे, झारखंडी जनता आपको अच्छे तरीके से दिखाएगी। मरवानी चाहिए आप लोगों को। आदिवासी की बात करते हैं, 4.5 साल में उपलब्धि तो बताइए। आप जो भी नियुक्ति आप दिए हैं, ये आदरणीय रघुवर दास जी की देना है। 2016 में जो नियुक्ति नीति बनी थी उसी के आधार पर आज आप लोग नियुक्ति बांट रहे हैं, और वो भी वही नियुक्ति जो रघुवर सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जो नियुक्ति निकाला था विज्ञापन, उसी को आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में महंगे वकील रखकर उसको रद्द करने का काम किया था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हजारों उस अभ्यर्थियों, लड़कों को और छात्रों को जो अपने पॉकेट के पैसे से सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में डिग्री करा कर आए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार को बोला कि ये नियुक्ति वैध है, तब आप लोग बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर सरकार नियुक्ति बांट रही है। ये आपकी उपलब्धि है, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन राकेश सिन्हा जी जब पूछेंगी जनता आपसे कि आपने कितनी नियुक्तियां दी हैं, और आप लोगों ने भी कहा था कि भाई अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो हम लोग भी भत्ता देंगे युवाओं को, क्या वो कितना दिया गया है? आप लोग के पास कोई लिस्ट है? देखिए अभी ये बात कर रहे थे काला धन की, मैं उस पर भी आऊंगा अभी, उसके बाद मैं मेरे पास राकेश सिन्हा जी आते बड़े जी। राकेश सिन्हा जी, राकेश सिन्हा जी, झारखंड में कितने लोगों को नौकरी दी गई है? और आप लोगों ने भी भत्ते की बात की थी, बेरोजगारी भत्ते की, कितनी दी है आपने बेरोजगारों को भत्ता? आप देखेंगे अभी भत्ता पक्ष के पहले का प्रश्न है ये। सरकार काम कर रही है, सरकार संजीदा है हम लोगों की। एक घोषणा हम लोग पूरा करेंगे, एक घोषणा हम लोग पूरा करेंगे। 4.5 साल हम लोग झूठा पार्टी नहीं है।
4.5 साल हो गया है, 6 महीना में क्या करेंगे? नहीं, अब यहाँ पर तो यही बात है कि आप लोग अभी यहाँ पर तो सीटें नहीं आप लोग बांट पा रहे हैं, यहाँ पर तो सीट पे कैसे उतारे अभी देखिए ना, जेएमएम ने अभी सीटों पर उतारा ही नहीं है। 2 सीट आपकी ऐसी है, सिंहभूम और पलामू, जहाँ पर अभी प्रत्याशी नहीं उतर पाए आपके। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जल्दीबाजी किससे है, किसे हमारी घोषणा हमारी चुनाव का वक्त पार हो गया था, नामांकन की तिथि पार हो गई क्या? जल्दीबाजी हमें नहीं है, हम वक्त पे अपना उम्मीदवार उतारेंगे, संगठन मुकम्मल लगा हुआ, नाम तय है, नाम तय हो गए हैं कौन कौन उतरेगा, नाम तय हो गए हैं कौन कौन उतरेगा। राकेश सिन्हा जी, ये बिल्कुल सब खाका तैयार है। तो ये खाका, ये जो ब्लूप्रिंट तैयार है, कब जनता के सामने आएगा? जनता भी तो चाहेगी, वो भी तो चाहती है। जिस दिन बिल्कुल, जिस दिन हम जनता के सामने लाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर, सबसे बेहतर ढंग से दिखाते हैं, लेकिन और अधिक बेहतर ढंग से आप उस दिन दिखाएंगे। नहीं, तो इसीलिए तो हम चाह रहे थे कि अगर आप लोग ज्यादा जल्दी, अगर आप लोग सही समय पर कर देते प्रत्याशियों के नाम की घोषणा, तो कम से कम जो जनता है, वो जनता भी किसी प्रत्याशी को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है ना। ठीक है, प्रत्याशी को एक्सेप्ट करने के लिए पहले इंडिया एलायंस के किसी प्रत्याशी को एक्सेप्ट करने के लिए जनता समय नहीं लेती। सर, यहाँ तो जनता छोड़िए, आपके जो सहयोगी है झामुमू, वही नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। आप भी कई जगह पर कुछ लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर हम जनता कहाँ जाए? अभी तो जनता तो इसलिए मैंने कहा कि ये टीआरपी हो सकता है, ये हमारे लिए ये इसमें नहीं है। जी ठीक है, अशोक बड़े जी। सवाल करें जी, अशोक बड़े जी, देखिए यहाँ पर ये है कि भाई इनका कहना है कि हम जल्दबाजी किस बात की, दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि हमारे पास सब उम्मीदवारों की लिस्ट तय है, हम लोग जल्दी नामों की घोषणा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कई सवाल ये उठ रहे हैं, कई जगह पर विरोध भी हो रही है। नहीं, इन्होंने सही कहा, लिस्ट तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है अपनी लिस्ट लेकर चाईबासा में, और कांग्रेस भी लिस्ट लेकर तैयार है पलामू के लिए, और जेएमएम भी तैयार है लिस्ट लेकर चाईबासा के लिए, जी राकेश सिन्हा जी, आपकी आवाज में आ रही है, आरजेडी भी अपनी लिस्ट लेकर तैयार है पलामू के लिए। तो अब ये लोग ना तय करें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का लिस्ट वहां फाइनल होगा कि कांग्रेस का लिस्ट फाइनल होगा, पलामू में, चतरा में आरजेडी का लिस्ट फाइनल होगा कि कांग्रेस का लिस्ट फाइनल होगा। तो अब ये लिस्ट फाइनल करने का जिम्मेवारी ये दोनों दल के लोग का है, तो ये तो कर ही नहीं पा रहे हैं। और ये जिस तरह से बोले चुनाव में बहुत समय है, अरे बहुत समय हो तो आप 3 प्रत्याशी की घोषणा क्यों किए? आप एक साथ कर देते। इसलिए क्योंकि अभी गले की फांस बनी हुई है ये प्रत्याशी घोषणा करना है। अभी आप देखेंगे कि लोग में थोपाथोपी चल रहा है कि पहले वो डिक्लेयर करे, पहले वो डिक्लेयर करे। अभी आप देखेंगे कि आप गिरिनाथ सिंह जी को शामिल कराए आरजेडी वाले लोग, ये एक तरह से कांग्रेस के ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं कि गिरिनाथ सिंह जी वहां के वरिष्ठ नेता है, चतरा लोकसभा से आते हैं, और उनको शामिल करा के एक मैसेज दे रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं कि हमारे पास एक बड़ा चेहरा है चतरा किससे। तो ये तो अब ये लोग तय करें ना। कांग्रेस अपने मन से बोलती है कि चतरा हमारी सीट है, आरजेडी वहां तैयारी कर रही है, सत्यानंद भोक्ता लगातार बयान दे रहे हैं कि 2 सीट आरजेडी लड़ेंगे, और उनके मनोज झा और 2 प्रभारी हैं, वो भी बोले कि झारखंड में 2 सीट आरजेडी लड़ सकती है। तो ये लोग तय करेंगे ना, अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक तय नहीं हो पा रहा है, और काफ़ी चीज़ है भी जनता जानना चाहिए। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए, झारखंड में जहां बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, वहीं महागठबंधन की तरफ से अभी 4 नामों की घोषणा की गई है। 13 मई को फर्स्ट फेज़ के चुनाव होना है, जिसमें से हम बात करें तो पलामू, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम में चुनाव होना है। पलामू और सिंहभूम में अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई। अब देखना ये होगा कब महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा होती है और कौन कौन प्रत्याशी मैदान में आते हैं, और ऐसे मैदान में आए जिनका विरोध भी खुद ही जो है गठबंधन, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ना करें। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।